प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विथ मीशा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली कैसे देखें पार्ट 17, जिसमें हम बात करेंगे D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट क्या होता है, इसे कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे D9 चार्ट के कुछ एक वीडियोस में आपके लिए वेरिएशन में लेके आऊँगी। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति का नववांश कुंडली है यानी D9 चार्ट है तो आप उसे कैसे देख के बता सकते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा। देखने में शायद चार्ट आपको इतना अच्छा ब्रीफेबल ना लगे, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर उन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा D9 चार्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए D9 चार्ट क्या होता है। देखिए D9 चार्ट किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसका लग्न इम्पॉर्टेंट है। आप यूँ कह सकते हैं D9 चार्ट और D9 1 के बारे में। यदि D9 1 व्यक्ति का शरीर है तो D9 चार्ट यानी नववांश कुंडली व्यक्ति की आत्मा है। और यदि लग्न कुंडली वृक्ष है तो इसे आप मानिए जो नववांश कुंडली है उस जो पेड़ की यानी उस वृक्ष की जड़ें हैं। और ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप लग्न को मानते हैं, क्योंकि आपकी जो असल ज़िंदगी होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 30+ पे ही। और अगर नववांश कुंडली का भी अगर आप असर देखेंगे किसी भी जातक की कुंडली में तो 30 या 32 के बाद ही आपको उसके असल रूप में दिखाई देता है, क्योंकि D9 चार्ट जो होता है आपका बेसिकली जो होता है शादी के बाद का सारा जो वृतांत है उसको बताता है। D9 चार्ट क्या होता है, जब एक राशि के हम 9 हिस्से कर लेते हैं, यानी जब आपकी लग्न कुंडली में किसी भी एक राशि के हम 9 हिस्से कर लेते हैं तो उन्हें हम D9 चार्ट कहा जाता है। एक राशि को अगर आप 9 भागों में बांट लेंगे तो बहुत ही ईजी है D9 चार्ट को देखना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको लग्न कुंडली में ही सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दूषित है या कोई पाप ग्रह बैठे हैं तो आपको डेफिनेटली D9 चार्ट देखना चाहिए। नहीं भी तो भी वैवाहिक स्तर पर अगर आप किसी व्यक्ति का विवाह करने के लिए जन्म पत्री दे रहे हैं, किसी की पत्रिका या कुंडली, तो उसका D9 चार्ट भी आपको बहुत अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के D9 चार्ट में जब सप्तम भाव या सप्तम भाव का राशि का मालिक जो होता है वो बली होगा तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा, या फिर प्रथम भाव या प्रथम भाव का मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा बली होगा या यूँ कह लीजिए उच्च का या सर्वग्रही होगा तो भी कहीं ना कहीं उसके लग्न में बल आ जाएगा, तो भी इसका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं सुखी होगा। लेकिन यदि लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे के मारक ग्रह हैं तो आप ये निश्चित मानिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के विवाह में जो है वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, यानी उतना सुख मानसिक या शारीरिक सुख इतना नहीं ले पाएंगे जितना उनको मिलना चाहिए। या तो प्रथम भाव में बैठे हुए राशि के जो स्वामी हैं या उसमें बैठे हुए ग्रह, या सप्तम भाव में बैठे हुए जो राशि के स्वामी हैं या सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि एक दूसरे के विपरीत है यानी मारक ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं और निश्चित ही कहीं ना कहीं नहीं निश्चित ही उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होगा अपने वैवाहिक जीवन के बाद में। उसे अपने वैवाहिक जीवन का पूर्णतः सुख नहीं मिल पाएगा। उसे वैवाहिक जीवन में कलेश, आप कह लीजिए लड़ाई झगड़े या उसे अशांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा ही मिलेगा। अब होता कि अगर आपके पास है D9 चार्ट किसी व्यक्ति का तो सबसे पहले आप उसका लग्न देखिए यानी फर्स्ट हाउस देखिए और 7th हाउस देखिए। फर्स्ट हाउस की कंडीशन देखते ही 7th हाउस पे आ जाइए। यदि अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग भी अगर वो मारक हैं एक दूसरे के विपरीत हैं तो अच्छा नहीं होगा। बली हैं एक दूसरे के स्वराशि के हैं या उच्च के हैं तो वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, इसमें अगर देखिए नववांश कुंडली में जो कारक ग्रह हैं वो होते हैं गुरु, शुक्र और मंगल। यानी अगर स्त्रियों की कुंडली में गुरु ग्रह नववांश कुंडली में बली हैं तो उन्हें वैवाहिक जीवन का जो सुख है या उनके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बैलेंस आ ही जाएगा। इसी के विपरीत अगर गुरु ग्रह अच्छा नहीं है किसी भी महिला की कुंडली में तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा निष्प्रद होगा। इसी तरह अगर मेल चार्ट में आ जाइए, यानी किसी व्यक्ति के नववांश कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है, पीड़ित है या पापग्रस्त है तो उसका वैवाहिक जीवन
आप कह लीजिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, या यूँ कह लीजिए उनका विच्छेद तक होने तक का, यानी वो सेपरेट भी हो सकते हैं, यहाँ तक उनकी गाड़ी जा सकती है। या मंगल देखिए क्यों मैं आपको बता दूँ कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल जो होता है आपका आक्रोश होता है, जोश होता है आप में जो होता है, तो मंगल जो होता है आपके जोश को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल मारक है या त्रिक भाव में बैठे हैं या बली नहीं है डिग्री वाइज भी, तो भी कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में वो मधुर संबंध या उतना जोश नहीं होगा जितना कि आप चाहते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी D9 चार्ट के बारे में। देखिए D1 और D9 चार्ट में यदि दोनों के शुक्र पीड़ित हों तो भी आप फैक्टफुल मानिए कि क्या होता है, वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। दोनों का विश्लेषण कीजिए, दोनों के विश्लेषण से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन यदि शुक्र या गुरु दोनों स्वग्रही होंगे, केंद्र के होंगे, उच्च में होंगे D1 और D9 चार्ट में भी, तो भी उनका सांसारिक जो जीवन है, उनका विवाह जो है बहुत ही अच्छा और सुखमय होगा और उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो हुई D9 चार्ट के बारे में बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी D9 चार्ट और आपके पूर्व जन्म के बारे में, यानी क्या आपके उद्देश्य हैं जो आप अभी पूरे करने वाले हैं या आपके पूरे होने चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से D9 चार्ट को किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही मानिए जिस भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अगर फलीभूत नहीं होता है तो उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ब्रीफ करूँगी। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।